नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार जिला दर्शन पर निकले हैं। और आज इस दूसरे एपिसोड में हम पहुंच चुके हैं कहां पर, पूर्वी चंपारण। अच्छा, अब यहां पर एक दिलचस्प चीज़ देखिए, पूर्वी चंपारण के बगल में आपको क्या दिख रहा है, मोतिहारी। यही यहां पर ट्विस्ट है। जब पश्चिमी चंपारण मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था, बेतिया। ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है कि कई बार खूब पढ़ के बच्चे जाते हैं और पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण के जगह पर बेतिया और मोतिहारी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और आप धूमधाम से गलत करके आते हैं। फिर सर पटकते हैं कि बात तो वही था। क्योंकि क्या होता है, मैं बार बार कहा हूं, बिहार में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका हेडक्वार्टर उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, उससे शिफ्ट करके है। जैसे वैशाली जिला है लेकिन हेडक्वार्टर वैशाली में मिलेगा ही नहीं, वो हाजीपुर में है। ऐसे ध्यान रखना है। तो यहां पर भी जब पूर्वी चंपारण हो ना, हमेशा माइंड में आपको मोतिहारी चलते रहना चाहिए। पश्चिमी चंपारण में क्या, बेतिया चलते रहना चाहिए, क्योंकि प्रमुख शहर वही है। ठीक है, इतनी बात सबसे पहले समझ गए। क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक ऐसा छुपा रुस्तम है जो आपको गलती कराने के लिए बैठा है। और बिहार में जो लोग बिहार के हैं, मान लीजिए, वो तो चलो फिर भी मैं समझता हूँ जानते हैं, ठीक करके आएंगे। मान लीजिए जो एमपी से जाएंगे प्रीलिम्स देने, जो यूपी से जाएंगे, छत्तीसगढ़ से जाएंगे, उत्तराखंड से जाएंगे, फिर क्या, वो तो कुछ ज़्यादा उसको एनालिसिस कर नहीं पाएंगे और वो गलत करके आएंगे। तो ध्यान रखना है। चलिए, पहला गलती यहाँ। दूसरी बात, अब पूर्वी चंपारण का जरा सा हम चौहद्दी देखते हैं, भ्रमण कर लेते हैं कि कहाँ क्या है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जिस तरह से हम उत्तर की तरफ चलते हैं और यहाँ भी हमें नेपाल देखने को मिलता है। यानी कि एक बात तो कन्फर्म है कि पूर्वी चंपारण भी पश्चिमी चंपारण की तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और बताएंगे, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, वो क्या है, सामरिक दृष्टिकोण से। ये सेंसिटिव जगह होगा, क्योंकि नेपाल और नेपाल के बाद जो है, नेपाल में इन्फ्लुएंस किसका बढ़ रहा है, चाइना का। हम लोग आईआर पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन, मेंस में आएगा आपका। ठीक है, तो कुल मिलाकर चाइना का प्रभाव पड़ने से यहां पर नेपाल पर प्रभाव पड़ रहा है और उसका प्रभाव बिहार के उत्तर वाले हिस्से यानी कि मिथिला पर पड़ रहा है। क्योंकि बॉर्डर नहीं है, फेंसिंग नहीं है। मतलब ये स्थिति है कि अगर जैसे ये पूर्वी चंपारण है तो एक बार आप जंप लगाएंगे नेपाल में और दूसरी बार जंप लगाएंगे आप पूर्वी चंपारण या बिहार में आ जाएंगे, मिथिला में आ जाएंगे। ये पूरा बॉर्डर जो है किशनगंज तक, पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक, ये ऐसा ही है, फेंसिंग है ही नहीं दोनों देश के बीच। बॉर्डर कहीं नहीं दिखेगा आपको, लोग ऐसे ही आते जाते हैं, बेटी रोटी का रिश्ता है, वैवाहिक बारात आ रहा है जा रहा है दोनों देशों में, ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से क्या होगा, ये जगह अति संवेदनशील होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। और लगातार कहा जा रहा है कि यहां से, इस एरिया से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है, ड्रग्स बढ़ रहे हैं, स्मगलिंग बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को भी थोड़ा सा अब संभल करके पढ़ना है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद चाइना बहुत चर्चा में आया, और जिस तरह से चाइना का नेपाल में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो ये सभी सेंसिटिव एरिया हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए, तो ये बॉर्डर तो हम समझ गए। अब हम जरा चलते हैं उत्तर के बाद पश्चिम की तरफ ले चलता हूं। तो देखिए, यहां पर पश्चिम चंपारण तो निश्चित तौर पर होगा, लेकिन अगर दोस्तों इस एरिया के हिसाब से गोपालगंज अगर आपको डाल दिया जाए तो क्या आप मना करके आएंगे? नहीं, गोपालगंज भी उस हिसाब से लेके चलना है। लेकिन अब अगर यहां पर आपसे दक्षिण को लेके पूछे और फिर भी गोपालगंज का नाम दे दे, फिर भी आपको संभल के जवाब देना है। यही कुछ चीजें हैं यहाँ पर ट्विस्ट जो गलती कराया जा सकता है। देखिए, चूंकि यहाँ तक तो मानते हैं, लेकिन ये एरिया जो कुछ है, ये गोपालगंज का दक्षिण का हिस्सा आयोग मान सकता है बीपीएससी के द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चलिए, इसके अलावा यहाँ पूरब में अगर आप आएंगे तो पूरब में ये जो छोटा सा नन्हा सा डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, वो देखने को मिलेगा। और एकदम देखिए, जैसे स्केल रख के किसी ने ऐसे डिवाइड कर दिया हो, वैसा आपको क्या दिखेगा, सीतामढ़ी। ठीक है, तो ये चीजें आपको इतना पता होना चाहिए। मोतिहारी शहर महत्वपूर्ण है, फिर से आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, बेतिया जो है वह वेस्ट चंपारण का है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। अब चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्यिकी की बात करते हैं। डेमोग्राफी की चर्चा मैंने पहले भी कहा कि हम हमेशा 2011 की जनगणना लेंगे। अगला सेंसस जो है वह 2027 में होने वाला है, फिर हमारे पास जो है वो लेटेस्ट डेटा आ पाएगा। फिलहाल हम 2011। हाँ, एक चीज हो सकता है कि यहाँ पर जो बिहार सर्वे हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, बिहार सर्वे हुआ था, और वो कब हुआ था,
2022-23। अगर इससे डेटा पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। और बिहार सर्वे पर जो बिहार स्पेशल का प्रोग्राम मैं ले रहा हूं उसमें अलग से पूरा एक लेक्चर ही लिया था, तो वहां पर ये सब डेटा उसके इस ईयर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहां इस हिसाब से चलेंगे। अब एक बात देखिए, जब यहां पर जनसंख्या को लेकर के हमने चर्चा किया तो जरा आंकड़ा देखिए कितना है, 50,99,371। समझ सकते हैं, यानी कि बहुत अधिक पॉपुलेशन यहां पर देखने को मिलेगा। 50 लाख से और 99,000 तकरीबन कह सकते हैं कि वह 51 लाख के आसपास यहां का पॉपुलेशन जा चुका था। ये कब जा चुका था? 2011 में। 27 में तो ना जाने क्या हालत होगा यहां पर। तो कुल मिलाकर के यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा कि ये दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का होगा। तो आप मुझे बताएंगे कि पहला कौन सा है? असाइनमेंट आपके लिए रहा, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताना शुरू कीजिए। अब यहाँ एक ट्रेंड जो है वो ट्रेंड ये डिस्ट्रिक्ट भी फॉलो करता है। अब वो ट्रेंड क्या है? महिला और पुरुष की जनसंख्या हमेशा बिहार के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है। बिहार क्या, भारत के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा, क्योंकि सेक्स रेशियो से वो जुड़ता है और सेक्स रेशियो पूरे भारत का भी गड़बड़ है ना। तो वो स्थिति यहाँ भी देखने को मिलेगा, बिहार का भी है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी। पुरुष की संख्या 26,81,209, यानी कि महिलाओं की संख्या से अधिक है, क्योंकि महिलाओं की संख्या 24 लाख के आसपास है। मामला समझ में आ गया? तो ये ट्रेंड आपको ध्यान रखना है। इस डिस्ट्रिक्ट में भी सेक्स रेशियो मामला खराब है, थोड़ा सा गिरा हुआ, महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच प्रत्येक दशक में, चूंकि 10 साल में सेंसस होता है, अगर अभी वाले सेंसस को छोड़ दें, कुछ कोरोना की वजह से नहीं हो पाया 2021 में, तो 1 से 11 तक 10 साल के बीच अगर वृद्धि दर देखेंगे तो यह आपको आश्चर्यचकित करने वाला है। तकरीबन 30%, 29.43%, अपने आप में हैरान कर देने वाला ये वृद्धि दर देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारत के बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का आपको ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। ग्रोथ रेट इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन की, और ये बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए फर्टिलिटी रेट की जब चर्चा करते हैं, तो वह बिहार का पता है कितना है ना, 3.4। हालांकि भारत के नजरिए से अच्छा है, क्योंकि युवा पॉपुलेशन यहाँ होगा बिहार में, तो बाहर काम करने वाले कारीगर लोग जो हैं, कामगार, वो सप्लाई होंगे, लेकिन बिहार का पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगा और बिहार के पास संसाधन अभी विकसित नहीं हुआ है, तो वो बिहार की अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए बेहतर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जब यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बिहार का चर्चा किए तो एक चर्चा और बढ़ा लेते हैं कि फर्टिलिटी रेट इंडिया का कितना है। देखिए, जो इंडिया का है, एक रिपोर्ट में कहा गया कि वो 2 पॉइंट है वो, लेकिन एक लेटेस्ट आया है उसमें 2 से नीचे आ गया है, 1.9 पे आ गया है। जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है वो होना कितना चाहिए? वह होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 2.1 होना चाहिए। फर्टिलिटी रेट मतलब समझ में आ गया, यानी कि प्रजनन दर को लेकर के बात किया गया कि एक महिला कम से कम कितने बच्चे को जन्म देती है। अब 3.4 बच्चे को जन्म देगी नहीं, यानी कि एवरेज है, ओवरऑल किया गया है तो 3.4 है, तो कम से कम 2 बच्चे को एक महिला जन्म दे, लेकिन उससे नीचे मामला जा चुका है, यानी कि भारत में देखेंगे आने वाले समय में जनसंख्या तेजी से गिरेगा। तो अभी ये मत मान के चलिए कि भारत की जनसंख्या 145-46 करोड़ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। आने वाले 20-25 वर्षों में भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से गिरने वाली है, जैसे कि जापान, चाइना में हो रहा है वैसे ही। लेकिन बिहार में जनसंख्या आने वाले 50 साल में नहीं गिरने वाला है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट यहाँ पर गजब का है। बिहार के लोग मेहनती थोड़े ज़्यादा हैं। अब चलिए साक्षरता दर की चर्चा करते हैं। लिटरेसी रेट का कुल अगर देखेंगे इस डिस्ट्रिक्ट का तो 55.79% है, बहुत ही खराब स्थिति है, निश्चित तौर पर देखने को हमें मिलेगा। ये 2011 के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर पुरुष का देखेंगे, अगेन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, पुरुष का जो है 65.34%, लेकिन महिलाओं की स्थिति देखा जाए तो केवल 45.12% है, 50 से भी नीचे चला गया। और इस वजह से ओवरऑल परसेंटेज जो है वह नीचे यहाँ पर जो साक्षरता दर का है वो देखने को मिलेगा। लिंगानुपात, सेक्स रेशियो की यहाँ पर बात किया जाए तो देखिए सेक्स रेशियो लगभग वही मिलेगा जो सब जगह है। अब सेक्स रेशियो कहने का मतलब हो गया कि 1000 मेल पर कितने फीमेल का पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखिए 902, तो हम जो फीमेल निकाल रहे थे वो आंकड़ा हमें 902 मिल गया, तो जाहिर सी बात है ये अपने आप में बेहद खराब स्थिति है, ठीक है। 98 महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम है पर 1000 पे। शिशु की जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 से 6
एज ग्रुप को आपको लेना पड़ेगा। शिशु लिंगानुपात ऐसे ही मेजर करते हैं, पूछा जा सकता है। 0 से 6 में हम देखेंगे कि पर 1000 बच्चों पे, लड़कों पे लड़कियों की संख्या क्या है, और वह 933 है। यानी कि आने वाले समय में ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बच्चे आगे चल के जवान बनेंगे, ये ओवरऑल में हम कंसीडर करेंगे तो महिलाओं की संख्या बढ़ने वाली है। तो यहाँ थोड़ा सा शुभ संकेत है, लेकिन ओवरऑल फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ बहुत खराब है, 933 ही है, तो बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। क्षेत्रफल देखेंगे 3968 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर क्षेत्रफल 3968 वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन जो है वह तकरीबन 50 लाख से ज्यादा, बल्कि 51 लाख के आसपास है, तो बताइए एक चीज क्या होने वाला है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा, बहुत बढ़ेगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, है ना, यानी कि पर किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा लोग फिर रहेंगे वहां पर। तो उस स्थिति में देखा जाए तो जनगणना तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा दिखेगा, वो 1285 पर वर्ग किलोमीटर। तो यह अपने आप में आंकड़ा बहुत ज्यादा हो गया। तो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर ज्यादा होगा, लोग जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर होंगे। प्रमुख बिंदु देखते हैं, 1972 में चंपारण जिला के विभाजन से अस्तित्व में आया। चंपारण जिला यानी कि पहले जो एक ही साथ हुआ करता था, जिसमें पश्चिम चंपारण भी था, पूर्वी चंपारण भी था। बाद में इसको डिवाइड कर दिया गया, और जब ये डिवाइड हुआ तो एक हो गया पश्चिम चंपारण, एक हो गया पूर्वी चंपारण। तो 72 में ये हुआ। मुख्यालय यहाँ पर, हेडक्वार्टर फिर से समझ लीजिए, पहले भी बताया हूँ, मोतिहारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाजनपद काल, आप जानते हैं ना महाजनपद काल में कितने जनपद थे, 16, हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा। तो महाजनपद काल में यह वैशाली साम्राज्य का अंग था। वैशाली वही जगह है जहां पर पहला क्या था, गणतंत्र, ऐसे लिख लीजिए, गणतंत्र रहा, ठीक है। ये सब चीजें पता होते चलना चाहिए, जब हम पढ़े ना तो रिवीजन ऐसे हो तो ये ज्यादा अच्छा होगा। तो ये वैशाली महाजनपद का ही हिस्सा हुआ करता था। अजात शत्रु द्वारा मगध में मिला दिया गया, और मगध जानते हैं ना, सबसे समृद्ध जो महाजनपद में एक हुआ करता था मगध। पूरे भारत को लगभग इसने अपने में समा लिया था। मौर्य साम्राज्य और सम्राट हर्ष के साम्राज्य का ये हिस्सा रहा। मध्यकाल में गयासुद्दीन एवाज, बंगाल का जो मुस्लिम गवर्नर हुआ करता था, अपना प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित किया। क्योंकि उस समय में धीरे धीरे देखेंगे पूरा हिस्सा जो है वो बंगाल में, पूरा बिहारी बंगाल का हिस्सा होता चला गया, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका वर्ष 1917, सबसे महत्वपूर्ण इसका यही है, ठीक है। 1917 में गांधी जी के चंपारण आंदोलन का केंद्र रहा। एक नाम सुझाएंगे यहाँ पर, राजकुमार शुक्ल। तो शुक्ल जी ने जाकर के बुलाया गांधी जी को कि तिनकठिया खेती जो हो रहा है, नील का खेती, उसके विरोध में आप चलिए चंपारण। उस समय चंपारण ही था, 72 में डिवीजन हुआ और 1917 में गांधी जी वहां पर जा रहे हैं। तो गांधी जी जो अफ्रीका से प्रयोग करके आए थे, और भारत में बहुत बड़े लीडर नहीं हुए थे ये वो जगह है चंपारण, और बिहार वो जगह जिसने गांधी जी को बहुत बड़ा लीडर बना दिया। तो जब बिहार गांधी जी आए थे इस एरिया में, तो समझिए यहाँ पर ये जगह बिहार और ये चंपारण जो है गांधी जी का कर्मभूमि बना। तो कर्मभूमि बना तो इसलिए कहा जाता है कि बिहार जो आया था वो मोहनदास करमचंद गांधी गया, लेकिन बिहार से जो गया वो महात्मा गांधी गया। क्योंकि ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसने गांधी जी को बड़े कैनवास पे ला दिया। गांधी जी नेशनल लीडर यहाँ से बन जाते हैं, उससे पहले बहुत अधिक उनकी जान पहचान नहीं था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपको देखना होगा कि ये जो जगह है वो अब पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी करके भी पूछा जा सकता है, पश्चिमी चंपारण देगा तो दूर भाग जाइएगा, ठीक है। 1917 में ये ध्यान रखना है। तो ये इसके विषय में देख लिया। भौगोलिक परिदृश्य में देखेंगे हिमालयी तराई क्षेत्र में तो तरसरी चट्टानें यहाँ देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा जिला नेपाल, हमने पहले ही चर्चा में लिया। गंगा का उत्तरी मैदान, निश्चित तौर पर बिहार के मैप को अगर यहाँ पर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, ऐसे मैं रफ कर देता हूँ, तो ये हिस्सा देखेंगे तो ये गंगा है, और यहाँ पर चंपारण, पूर्वी चंपारण दिखेगा, पश्चिमी चंपारण। तो ये जो पूरा है वह उत्तरी मैदान है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो यह क्षेत्र गंगा का उत्तरी मैदान, तराई क्षेत्र और जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा चूंकि यहाँ नदियां काफी हैं, बगल में देखेंगे तो बागमती है, ठीक है, उससे थोड़े चलेंगे तो घाघरा है, तो ये ध्यान रखना है। तो नदियां बहुत अधिक होने की वजह से बाढ़ आता ही है, नेपाल के तरफ से पानी आएगा, और जो बाढ़ की पानी आएगा, नदियां आएगी, तो वो अपने साथ जलोढ़ मृदा लाएगी। और एक चीज मुझे बताएंगे, जलोढ़ मृदा आएगी तो क्या होगी, वह उपजाऊ होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक खेती वाला जो एरिया है कृषि के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। प्राकृतिक रूप से जलमग्न गंगा के मैदान चौर बहादुरपुर एवं
सुंदरपुर चौर होता है। 2 चौर ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी चौर समझाया है। लोलैंड जो होता है नदी के कह सकते हैं बेसिन में थोड़ा हट करके लोलैंड एरिया बनता है, ठीक है, बांध के कुछ कई एकड़ तक देखेंगे तो वहां क्या होता है कि जब अभी आषाढ़ का महीना आ जाएगा, मानसून कह लीजिए, तो उस वक्त उन सभी चौर में पानी थोड़ा थोड़ा सा भर जाएगा। बहुत डूबने लायक पानी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा वाटर लैगिंग होगा, लेकिन उससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, कृषि लायक वो बच नहीं जाएगा। यानी कि चौर वो जगह है जहां पर सालों भर खेती करना मुश्किल होता है, ये ध्यान रखना है। बिहार के 15 अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों में से एक है। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर बाढ़ की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलेगा। पूर्वी चंपारण उसमें से एक जगह है। अब कृषि बिहार में देखते हैं, गन्ना उत्पादन के प्रमुख जिलों में मुख्य स्थान इसका निश्चित तौर पर गन्ना उत्पादन में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, पूरा चंपारण में ही देखा जाता है। बिहार में दूसरा सर्वाधिक आम उत्पादन वाला जिला है। तो पहला कौन सा है, फटाफट बताइए मुझे। अभी ये स्लाइड जब तक मैं खत्म करूंगा आपको बताना है कि पहले नंबर पे आम उत्पादन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। कमेंट में फटाफट, जब तक यहां होगा मैं बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको भैंस के दूध का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है वह तीसरा स्थान है। जब ये भैंस के दूध का प्रमुख उत्पादन की चर्चा करेंगे, हम सीतामढ़ी की भी चर्चा करेंगे, उसका भी इसमें प्रमुख स्थान है। तीसरा सर्वाधिक मत्स्य पालन वाला जिला, क्यों, लॉजिक लगाइए, बाढ़ वाला क्षेत्र, पानी रहेगा तो भैया पानी रहेगा तो मत्स्य पालन तो होगा ना। ये सर्वाधिक यूरिया की खपत यहीं पर होगी। उपजाऊ भूमि है, जलोढ़ मृदा आ रही है, खेती एग्रीकल्चर लाइक है तो इस्तेमाल होगा। केसरिया महोत्सव बहुत फेमस है मोतिहारी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आम उत्पादन का पता चला, कमेंट में लिखना शुरू कर दिए, नहीं तो चलिए मैं बता देता हूं, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है दरभंगा, ठीक है, बगल का ही है। इसके बाद सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, फिर दरभंगा आ जाता है, उसमें आएंगे। दरभंगा की जब चर्चा करेंगे आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता चल गया, इतनी बातें आपको इसमें ध्यान से रखना है। तो कुल मिलाकर के कुछ फैक्ट जो यहाँ पर रहा आपको कि मोतिहारी, 1917 का चंपारण आंदोलन, गांधी जी का वहां जाना, राजकुमार शुक्ल का नाम आपको ध्यान रहना, ठीक है। उसके बाद केसरिया महोत्सव याद रखना, उसके बाद ये रखना कि भैंस के दूध में क्या हिस्सा है, उसके बाद देखना आम के उत्पादन में दूसरा स्थान है, बाढ़ का प्रबल क्षेत्र है, जो कुछ क्षेत्र बताएंगे बिहार में उसमें से ये एक जगह पड़ता है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर साझा करना। कुल मिलाकर के, अच्छा यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी कुछ समय पहले दिया गया था, उसका नाम आप मुझे लिख करके बताएंगे किस जगह पर, नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ एयरपोर्ट जो है, इसकी घोषणा की गई थी, आने वाले समय में यहाँ होगा, उस शहर का नाम लिख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरी बात, आप में से कितने लोग जो हैं पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं या इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, चंपारण से जुड़ा हुआ कोई एरिया उनके साथ हो, डिस्ट्रिक्ट साझा करते हो, इस कमिश्नरी से हो, या कोई लोग जो बाहर के हैं और वहाँ पर मोतिहारी घूमने के लिए गए हैं, गांधी जी का जो वहाँ आश्रम वगैरह है उस जगह पे गए हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बिहार का जिला दर्शन प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, कितना आप लाभान्वित हो रहे हैं, जरूर लिख के बताइए। कुछ और आपको ऐड करना है तो सुझाव भी आप दे सकते हैं। इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।